बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है प्रोजेक्ट 2010 का 2022 में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। मार्केट में मनफी तासुर है, लोग घबराए हुए हैं। रुपए की कदर में गिरावट की हमेशा मुखालफत की। डॉलर का रेट नीचे होना चाहिए। कौमी इक्तसादी सर्वे पेश करते हुए उन्होंने कहा 5 ड्राइविंग एरिया से मुतालिक रोड मैप तैयार किया है। एक्सपोर्ट एक्टिविटी, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एम्पावरमेंट रोड मैप का हिस्सा सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जो हो सका वो करेंगे। स्पोर्ट्स, एक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, ई पाकिस्तान या 5 ईज, तो बेसिकली ये हमारे 5 हमारे ड्राइविंग एरियाज हैं और उसके हवाले से हमने ये जो अपना रोड मैप अगले साल का बनाया है। हमारी क्रेडिबिलिटी और रोड हो चुकी थी, आपको कोई डील करने के लिए तैयार नहीं था, तो वो तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो पावर सेक्टर, वो गैस सेक्टर, वो फिस्कल रिफॉर्म्स, वो राइज का प्रोग्राम जो फिस्कल रिफॉर्म्स के हवाले से इंक्लूडिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ जीएसटी इन पाकिस्तान, जिसके कई सालों से पेंडिंग था और वो प्रोजेक्ट एक्शन ही कर पा रही थी पिछली हुकूमत पिछले 3 से 4 साल में। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आके मेरे आने के बाद वो तमाम पेंडिंग 4 प्रोजेक्ट एक्शन पूरे हुए। लॉस ऑफ फेथ कह लें, लोग घबराए हुए हैं, परसेप्शन लोगों की मार्केट्स की वो नेगेटिव हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं आया था तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे आपने तो कहा 200 रुपए डॉलर 200 का नीचे आएगा। यस, आना चाहिए था। उस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाज 197, 217 तक आया। पता नहीं कौन से हिडन हैंड्स हैं कि मैं वाशिंगटन जाता हूँ तो उसकी ट्रेंड को रिवर्स हो गया इस मुल्क में। जीडीपी ग्रोथ है वो प्रोविजनल नंबर 0.29% है, वो आपको सारे नंबर्स भी मिले हुए हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के रिस्पेक्टिवली 1.55, 2.94, 0.86 नेगेटिव है। इसी मामले पर बात करते हैं मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसहाक डार की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनकी जानिब से एतराफ़ किया गया है बेशतर अहदाफ हैं जो कि हुकूमत इस साल पूरे नहीं कर सकी। कैसे देखते हैं आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को? थैंक यू। कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर कह दिया कि पिछले साल को ईयर ऑफ फोर्स मेजोर कहा जाए, यानी ऐसा साल जिसमें बहुत ज्यादा अनअवॉइडेबल चीजें हुई थी। ये बात जरा डिबेटेबल है क्योंकि फ्लड्स का होना और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का होना, ये बात तो दुरुस्त है। अगर दूसरी जानिब जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसकी मैनेजमेंट में काफी खामियां थी। 12 महीनों में 2 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए। ऑल्दो पाकिस्तान डिफॉल्ट है तो अभी तक बच गया है, मगर ओवरऑल खदशा जो है कि पाकिस्तान अगले 12 महीने में डेट रीपे कर पाएगा कि नहीं, वो अभी भी पाकिस्तान को दरकार है। ऑल्दो चौंका देने वाले थे, साल बहुत बुरा गुजरा है, मगर सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि 29% का इन्फ्लेशन के बाद पाकिस्तान में देखा गया, जिसने गरीब आवाम को और मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है पिछले साल। ठीक है सर, साथ ही रहेगा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया। सिद्दीकी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर आप किस तरह से देखते हैं जो इसहाक डार वज़ीर ख़जाना ने अभी बातचीत भी की है और इक़्तिसादी सर्वे पेश किया है, आपको क्या लगता है कि जो अहदाफ हासिल नहीं हो सके वो आइंदा आने वाले वक्त में हासिल हो पाएंगे जिस तरह से अभी तक पॉलिसीज चल रही हैं? नहीं, उसका इम्कान नहीं है क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने ये कह दिया कि जी हमें तबाहाल मईशत विरसे में मिली, सैलाब आ गया, सियासी हंगामाराई हुई, जो कुछ बताया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जनाब आपने तो बजट तकरीर में ये कहा था पिछले साल की कि हम टैक्स की चोरी रोकेंगे जो 3000 अरब रुपया है और हम टैक्सों की मद में आमदनी बढ़ाएंगे, ये 3000 अरब रुपया। लेकिन ये चोरी तो बढ़ गई। तो पहला सवाल ये होता है कि ये फिर आपने कोशिश क्यों नहीं की। दूसरा ये था कि गैर तरक्याती अखराजात में कटौती करने की बात थी, लेकिन हमने देखा कि मई में जब डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, मई 2023 में, तब भी आपने काबीना में एक्सटेंशन कर ली, बैरूनी दौरे भी होते रहे, तो कोई ऐसा नजर नहीं आया कि कोई अखराजात कम करने की संजीदगी है। फिर आप ये देखा कि बिजली की बचत के लिए आप जो कल फैसले हुए, तो भाई आपका तो 2 महीने रह गए, आपके आप करेंगे, करना था तो 1 साल पहले करते। अब तो इस पर अमल दरामद होगा नहीं, उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल क्यों डिले किया ये समझ में नहीं आता। फिर सरमाए का फरार होता रहा कानूनी तरीके से भी, यानी लोग चोरी के पैसे से खरीदते हैं डॉलर,
अकाउंट में जमा करते हैं वो बाहर भेज देते हैं, वो बढ़ा है, उसको रोकने की कोशिश नहीं की। इसी तरीके से एक बड़ी अहम बात मैंने देखी कि उन्होंने तकरीर में ये कहा कि हमें जो रैंकिंग जीडीपी की मिली थी वो 24 थी और वो इसको पीटीआई ने उसको गिरा के 47 कर दिया। ये तो बहुत संगीन चार्ज है और मैंने कम से कम 1 दर्जन दफे मुख्तलिफ चैनल्स पे कहा कि 24 थी नहीं कभी भी, ये तो 41 से 47 है। अच्छा, तो अब ये इससे पता चलता है कि ना जो पीटीआई पे चार्ज था उनको भी होश नहीं है, सियासतदानों को भी होश नहीं है, वजारत खजाना को भी होश नहीं है कि ये 24 से 47 नहीं है, ये तो 41 से 47 है। इसका मतलब ये क्रेडिबिलिटी का गैप आ जाता है। मगर दूसरी अहम बात उन्होंने की इस्लामी बैंकारी की, ये बड़ी अहम है क्योंकि ये हमारे आइन का भी हिस्सा है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जिस पर हम अमल दरामद करेंगे, तो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला है उसमें मैंने ये कहा था कि ये इसमें सूदी निज़ाम को फरोग दिया गया है, उसमें गलतियां हैं। तो लेकिन जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन हैं उन्होंने टीवी प्रोग्राम में लाइव में तस्लीम कर लिया कि हाँ जी मेरी बात सही है, लेकिन उसके बावजूद वो उस फैसले को फरोग दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि वो तो बरकरार रहेगा। इसका मतलब ये है कि अनलेस ये कि आप बड़ी तब्दीलियां करें मुस्लिम लीग नून के मंशूर के मुताबिक, हमारे 2024 में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी में महंगाई ज्यादा रहेगी, शरह नमो सुस्त रहेगी और काफी मुश्किलात पड़ेंगी। असल जो हल है वो मैं आपको बता देता हूँ। हल है मुस्लिम लीग नून का मंशूर, जिसमें ये कहा था कि हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की मईशत को अगर ठीक करना है तो कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, खास तौर से टैक्सों के शोबे में। सिद्दीकी साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, आपको लगता नहीं कि इंतहाई मुश्किल फैसले अब तक किए जा चुके हैं जिसका असर बराह रास्त अवाम पर पड़ता है? इससे ज्यादा मुश्किल क्या होंगे? मैं पूरा जुमला कर लूंगा, आप इजाजत दें। उसके अल्फाज सुना देता हूँ, फिर आप फैसला कर लीजिए। उसके अल्फाज ये थे कि पाकिस्तान की बीमार मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं और मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं। यानी विदहोल्डिंग टैक्स तो हो ही नहीं सकता। हर किस्म, फिर जीएसटी भी जो है वो नहीं हो सकता 18%। हर किस्म की आमदनी का मतलब ये है। अब ये बड़ा शानदार, मैं आपको कह रहा हूँ, ये बहुत शानदार मंशूर है कि जिसकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे दे और जिसकी आमदनी कम है वो जीएसटी जो है वो 17 के बजाय 5% पे ले आए। क्योंकि जब आदमी फुटपाथ पे रहता है वो भी 18% जीएसटी दे रहा है। तो जो मंशूर बना था वो बड़ा जबरदस्त था। उसमें उन्होंने कहा था मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, कोई काला धन सफेद नहीं होगा और हम आमदनी पे टैक्स ज्यादा लेंगे और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे। अगर ये आज भी कर ले इस बजट में, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 2024 के बाद पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम से भी अभी तो जाएंगे 2024 में, उसके बाद आइंदा के लिए हम सारी जिंदगी के लिए आईएमएफ से बाहर निकल आएंगे। तो ये चीज अब हमें कि हम हुकूमत पर भी दबाव डालना चाहिए कि अपने उस मंशूर पर अमल करा ले। वो पाकिस्तान की जो बका का, सालमियत का और आवाम की फलाह बहबूद का जामिन है। बिल्कुल ठीक है सिद्दीकी साहब, आपका पॉइंट बड़ा अहम है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अकरुल हसनैन साहब ने भी ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में जो अहदाफ हासिल नहीं हो सके उनके लिए इस हुकूमत को, जिसका वक्त अब अगर हम आइनी तौर पर देखें तो कम ही रह गया है, क्या मुश्किल फैसले मजीद उठाने होंगे, करने होंगे जिसकी वजह से वो अहदाफ हासिल किए जा सकें? मुश्किल फैसले तो इतने नहीं इनको करने पड़ेंगे, सिर्फ अपना जाविया बदलना पड़ेगा। ये जो पिछले साल इन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं उनका बुनियादी तौर पे अमीरों को, वो अमीर और ज्यादा अमीर हो गए हैं, वो गरीब और ज्यादा गरीब हो गए। तो अब ये जो टैक्सेस का सोच रहे हैं, टैक्सेस बुनियादी तौर पे अमीरों के ऊपर लगाने का सोच रहे हैं, मगर इसके साथ साथ इनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि ये जो इंक्रीज टैक्स इनकम आएगी इस के नतीजे में, वो सारी की सारी आवाम की बहबूद के लिए खर्ची जाएगी। उनकी गुर्बत और उनके ऊपर जो अफरात पड़ रहे हैं उसके लिए खर्चा जाएगा। अब देखें ना, दो चीजें हो रही हैं साइमल्टेनियसली और डॉक्टर साहब खुद इस चीज को, एक तरफ तो आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 0.96% पे आ गया है। इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम तो आपकी एब्सोल्यूट टर्म में डिक्लाइन कर गई है, और अगर आपकी एवरेज इनकम डिक्लाइन कर गई है एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पिछले 50-60% अवाम है उसका क्या हाल होगा। वो तो एवरेज से बहुत ज्यादा उनकी आमदन में कमी आएगी। एक तरफ आमदन में कमी आ रही है, दूसरी तरफ फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और साथ साथ जो अफरात ज़र है वो
دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 35% پہ پہنچ گئی ہے. تو ایسی صورتحال میں غریب کیا اب تو 50-60% آبادی ایک شکنجے میں آئی ہوئی ہے. قیمتیں ان کے کیپیبلٹی سے باہر ہو گئی ہیں, عام چیزیں خریدنے کے قابل نہیں رہے لوگ, اور دوسری طرف یہ ان کی آمدن میں کمی آ رہی ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ایسی صورتحال میں جو آپ کے ٹیکسز انکریز ٹیکسز کا آپ سوچ رہے ہیں, اور اچھا ہے کہ امیروں کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, پراپرٹی ٹیکس وغیرہ, تو وہ آپ کمٹمنٹ دیں یہ بجٹ اسپیچ میں کہ اس سے اتنا پیسہ ایڈیشنلی ریکور ہوگا ہمارے خیال میں, اور یہ پیسہ ہم غریبوں کو سستا کھانا دینے کے لیے خرچیں گے. صحیح. اور بے روزگاری الاؤنس دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا. محمد سہیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ قانون کو سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو امیر ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیں اور غریبوں سے ٹیکس کم لیا جائے, لیکن جتنی بھی گورنمنٹس اب تک آئی ہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کوئی ہمیں ٹھوس اقدامات نظر نہیں آتے. جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں ہیں وہی ٹیکس دیتے ہیں اور زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, لیکن ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں ہوتا, یعنی لوگ جو ہے وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں ہر سال گزرتے سال. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو؟ بالکل صحیح کہا. ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو جو 10% تھا اس کو 6-7 سال پہلے وہ ابھی 8% کے قریب آ گیا ہے. اس میں دونوں مسئلے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ٹیکس سے باہر ہیں, ٹیکس نیٹ سے, وہ ٹیکس یا تو نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں, اور جو ٹیکس نیٹ میں ہیں انفارچونیٹلی وہ بھی ان کا بھی ٹیکس کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, چونکہ آپ ہم اور جو دوسرے فارمل سیکٹر والے ہیں ہم سب ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ٹیکس دیا ہے, مگر جتنا ہمارے ملک کو اس کرائسس میں ضرورت ہے تو میرے خیال میں جو ٹیکس کے باہر ہیں ان کو بھی ٹیکس لگنا چاہیے, جو ٹیکس کم دیتے ہیں ان کو ٹیکس برابر لگنا چاہیے, اور جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو 1-2 سال چونکہ ملک مشکلات میں زیادہ ٹیکس دینا چاہیے تاکہ ملک کا خسارہ کم ہو اور ملک اس کرائسس سے باہر آئے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب آپ کی طرف. سر یہی سوال آپ سے, ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے اور جس سے عام آدمی کو, غریب آدمی کو فائدہ بھی ہو سکے, مختصراً. صدیقی صاحب. اچھا صدیقی صاحب ساتھ نہیں ہے. ڈاکٹر اکمل حسین صاحب, سر سیم کوشچن آپ سے. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت حکومت کا اور یہ سارے نظام کا کرائسس آف لیجیٹیمیسی ہے. لوگ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے, اور اس لیے وہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں, وہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں کیوں لے کے آئیں گے اگر ان کو گورنمنٹ کے اندر اعتماد ہی نہیں ہے. اس لیے پہلے ان کو اپنی کریڈیبلٹی اور اعتماد اسٹیبلش کرنا پڑے گا. الیکشن کرائیں, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے. اس وقت تو پنجاب اور پختونخوا میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اپنا انڈر دا کانسٹیٹیوشن ٹینیور ختم کر چکی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر اکمل حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ شاہد حسن صدیقی صاحب, محمد سہیل صاحب آپ بھی موجود تھے اور صورتحال پر بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل صبح طلب کر لیا. اجلاس میں نئے وفاقی بجٹ کی منظوری لی جائے گی. کابینہ ارکان کو بجٹ کے مندرجات بارے آگاہ کیا جائے گا. نئے ٹیکسز اور عوامی ریلیف پیکج پر بریفنگ ہوگی. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل بلا لیا ہے اور اس اجلاس میں نئے وفاقی بجٹ کی منظوری لی جائے گی. نئے ٹیکسز پر اور عوامی ریلیف پیکج پر بریفنگ دی جائے گی کابینہ کے ارکان کو, جبکہ بجٹ کے مندرجات بارے بھی آگاہ کیا جائے گا. جہانگیر ترین نے نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا. نئی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والے ارکان کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ سیاست میں آنے کا مقصد ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے. 9 مئی کے واقعات نے سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا. انہوں نے سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا. آج ایک نئی سیاسی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھنا ہے. گزشتہ چند سال کے واقعات نے ہماری سیاست, معیشت اور معاشرے کو شدید نقصان پہنچایا ہے. پاکستان کو آج ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو سیاسی اور سماجی تقسیم کو ختم کرے. ہم سب اس لیے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ہم مل کر پاکستان کے مسائل کو دلدل سے نکالنے کی سنجیدہ کوشش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک کو آج اشد ضرورت ہے. سیاست میں آنے سے لے کر اب تک میرا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں.
اگر ہم نے 9 مئی کے مطلوبہ ساتوں اور شرپسندوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملہ بھی قابل قبول سمجھا جائے گا۔ جو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔